हेलो। हाँ जी, वहाँ रख दो। हेलो। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कौन कौन ऑनलाइन है? अटेंडेंस लगवाओ अपनी। हाँ जी बच्चों, क्या हो रहा है? कैसी तैयारी आप लोगों की एग्जाम की? कुछ पढ़ भी रहे हो कि नहीं? हाँ जी सहर, रोनल्ड, कैसी तैयारी पेपरों की? पेपर बहुत टफ है, किसी गलतफहमी में ना रहना। आपके हर एक टॉपिक से, जितनी भी आपके लेक्चर्स हैं, हर एक लेक्चर से एक दो एमसीक्यूज बने हुए हैं, जितने भी आपके लेक्चर हैं। ठीक है, चाहे सीवीपी है, चाहे बेड बाथ है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे आईएबीपी है, चाहे आर्टीरियल लाइन है, कनेक्शन है, एनाटमी है, हर चीज़ पे आपका लेक्चर है। तो इसलिए केयरफुली अपना लेक्चर जो है, अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करो अच्छे तरीके से। कोई भी उसके अंदर नेग्लिजेंस ना करना कि आपके पेपर में कोई डिस्टर्बेंस हो। आवाज़ आ रही? हाँ जी, आपदा आपदा कहाँ से आज हाजिर हो गई? आपदा की तबीयत ठीक है? हाँ जी बच्चों, कल कुछ काम था, इतने दिनों से तुम थी? लेक्चर के टाइम पे ही आपको क्यों काम होते हैं? मुझे आप लोगों की ये नहीं समझ आती। हाँ जी आपदा, आपदा जब रेगुलर क्लास में, जब रेगुलर क्लासेस चलती थी आपदा को, तब भी घर में बहुत काम होते थे। हैं आपदा? स्टडी में तो ऐनी एडमिशन ले लिया जब काम ही करने थे तो। पढ़ना नहीं था तो फिर क्या फायदा एडमिशन लेने का? बताओ। अच्छा, आज का जो आपका टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो इंसानों की तरह, तो आपके 3-4 एमसीक्यू इसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले रेस्टोरेटिव जो स्किन केयर है वो क्या है? ठीक है, क्या है? व्हेन गिविंग अ बाथ यू कैन एग्जामिन द पेशेंट्स एंटायर बॉडी। जब आप पेशेंट को बाथ देते हो तो आप पेशेंट की एंटायर बॉडी को असेस कर सकते हो। ठीक है, असेस आपने किस तरह से करना है कि आपने एक लुक देनी है। अच्छा, आपने क्या करना है कि जब आप पेशेंट को बात दे रहे हो तो इस दौरान आपने ऑब्जर्वेशन भी लाजमी रखनी है पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन पे और पेशेंट की ओवरऑल स्किन के ऊपर। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं रीस्टोर। जैसे हम किसी चीज़ों को रीस्टोर करते हैं ना, ये उससे रिलेटेड है, ये उसमें से निकला हुआ है रेस्टोरेटिव। ठीक है, तो
उसमें क्या है, आपने ऑब्जर्व करना है और रिपोर्ट करना है स्किन के बारे में, कैसे किस किस चीज़ के बारे में, दैट इज़ पेल, अगर पेल है, डार्क है या रेड है कलर उसका, रफ है या चैप्ड है इन टेक्सचर। अगर रफ होगी और प्लस ड्राई होगी तो जब आप हाथ लगाओगे तो आपको वो स्मूथ नहीं फील होगी, आपको ऐसे फील होगा कि जैसे स्किन के ऊपर जो है वो स्केल्स हैं, चैप्ड हुई हुई है, ऊपर एक लेयर्स आई हुई है, ड्राई लेयर आई हुई है, वो आपके हाथ के ऊपर फील होगी। ठीक है, और फिर इसके अलावा ड्राई और फ्लैकिंग होगी, फ्लैक्स हैं ऊपर वो जो, जैसे कि वो स्पॉट्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा स्किन की ग्रोथ होती है, लैकिंग इन मॉइस्चर, बहुत ड्राई होगी। और इसके अलावा इंजर्ड होगी, यानी कि ब्लिस्टर्स होंगे, ब्रूजेस होंगे या लेसरेशन होगी स्किन के ऊपर। तो ये क्या है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। दूसरा सोर, ठीक है, प्रेशर सोर्स या इन्फेक्शन है। अब प्रेशर सोर्स और इन्फेक्शन से रिलेटेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और ये एग्जाम में भी है, तो इसको केयरफुली आपने देखना है, सेल्फ स्टडी भी करो प्रेशर सोर्स से रिलेटेड। अच्छा, क्या है कि आपने ऑब्जर्व क्या करना है स्किन को, जब आप बात दे रहे हो तो एक तो पेल तो नहीं है और दूसरा डार्क कलर तो नहीं है, डार्क कलर कहीं ब्रूज तो नहीं बने हुए, कहीं नील वगैरह तो नहीं पड़े हुए, कोई एरिया रेड तो नहीं है कलर में। जब आप पेशेंट को बात दिलवा रहे हो तो आपने पेशेंट को मूव करना है यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जब आप उसको मूव करोगे, पोजिशन करोगे, तो जो प्रेशर एरियाज है वहाँ पे आप चेक करोगे कि कोई भी एरिया ज़्यादा रेड तो नहीं है या पेल तो नहीं है, यानी कि वहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं, कोई प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है। अगर प्रेशर पड़ेगा तो एरिया रेड होगा। स्किन रफ तो नहीं है, चैप तो नहीं है टेक्सचर में, ये सारी चीज़ें आप असेस करते रहोगे ताकि हम देखें पेशेंट डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, पेशेंट का फ्लूइड तो नहीं बॉडी में कम हो रहा, ड्राई या फ्लैकिंग या लैकिंग इन मॉइस्चर तो नहीं है, इंजर्ड तो नहीं है, ब्लिस्टर तो नहीं है, ब्रूज तो नहीं है, कोई लेसरेशन तो नहीं हो रही, दूसरा प्रेशर सोर्स या इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेनिफिट्स हम देखें, बेनिफिट्स क्या हैं, बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है, इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि ये जो है रिमूव करता है पर्सपरेशन को और डर्ट को और जर्म्स को। ठीक है, तो क्या है कि बात का बेनिफिट क्या है कि ये स्वेटिंग जो आई हुई होती है उसकी वजह से स्किन जो है वो, आपको पता है कि हम अगर पंजाबी में कहें या हमारी ज़ुबान में कहें तो हम क्या कहते हैं कि चिपचिप हो रही है स्किन सारी, है ना, हम ये लफ्ज़ बोलते हैं ना। तो वो पसीने की वजह से, बेसिकली स्वेटिंग की वजह से स्किन इस तरह की हो गई होती है। तो जब हम पेशेंट को बात दिलवाते हैं तो वो पर्सपायरेशन जो हुई होती है वो क्या होता है कि वो फिर बॉडी से रिमूव हो जाती है और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील करता है और बॉडी जो है वो अडोर फ्री भी हो जाती है और प्लस जो है इसके साथ में पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल भी हो जाता है। एक मिनट होल्ड करें जरा। अच्छा, इसके अलावा क्या है, ये रिफ्रेश करता है पेशेंट को और मेक्स देम मोर कंफर्टेबल, पेशेंट को रिफ्रेश करता है और उससे ज़्यादा कंफर्ट, जब पेशेंट बात लेता है तो उसके बाद पेशेंट जो है वो क्या करता है कि अपने आप में फ्रेश भी फील करता है और ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करता है। ठीक है, इसके अलावा स्टिमुलेट कर देता है सर्कुलेशन को। सर्कुलेशन जो है वो कैसे वो होती है, कैसे इम्प्रूव होती है, जब हम पेशेंट की बॉडी के ऊपर बात के दौरान, या आप खुद भी देख लो कि जब आप अपने आप खुद को सोप लगाते हो तो आप एक ही जगह पे 2 से 3 दफ़ा रब करते हो। तो जब हम एक ही जगह पे, जैसे हम हाथ धोते हैं, हैंड वॉशिंग में हम कितने स्टेप्स करते हैं, हम अपने फेस पे सोप लगाते हैं, नेक पे लगाते हैं, हम कितना ज़्यादा रब करते हैं। तो जब हम इस तरीके से रब करते हैं तो हम स्किन के ऊपर सर्कुलेशन को भी मसाज के साथ इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इसी तरह बॉडी पे जहाँ जहाँ हम सोप लगाते हैं, खुद भी या किसी और को भी, पेशेंट को भी, तो हम क्या करते हैं कि हम 2 से 3 दफ़ा एक ही जगह पे रब करते रहते हैं और फिर वहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होती है उस एरिया की। जो चैप्ड का मतलब है क्रैक्ड, रफ, सोर, ठीक है, या टिपिकली फ्रॉम एक्सपोजर टू विंड और कोल्ड वेदर। ठीक है, जब किसी
हम किसी बहुत हवा वाले में, ठीक है, बहुत ठंडी जगह हो, या फिर बहुत हम इस तरह की जगह पे जब जाते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन इस तरह की हो जाती है, ठीक है, क्रैक्ड होगी। जैसे कि आप ये कह लो कि जब हम सर्दियों में बार बार हाथ धोते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई होने की वजह से स्किन के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, आपने नोट किया होगा। और वो फिर अक्सर लोग कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जैसे उनकी ये जो चीक्स हैं ये क्रैक हुए होते हैं, तो लोग पंजाबी में कहते हैं इसका मुंह फट गया, इसके हाथ फटे हुए हैं, है ना, इस तरह के लफ्ज बोलते हैं। तो वो बेसिकली वो जो हमारे फेस पे, बच्चों के फेस जो होते हैं वो स्किन उस पे से क्रैक हुई होती है, बेसिकली वो उस टाइम में वहाँ से मॉइस्चराइज नहीं है, और वो सर्दी में उसका कोल्ड का एक्सपोजर हुआ हुआ है, तो उसको मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। और क्या है कि उस पर कोई लोशन वगैरह ऑयली चीज़ वगैरह लगाना ज़रूरी है। तो इसी तरह हमारे हाथ हैं, जब हम बहुत ज़्यादा वॉशिंग करते हैं स्पेशली ठंड में, गर्मियों में भी हम हैंड वॉशिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे जो हाथ हैं वो उनके ऊपर जो है वो हो जाए। जैसे आजकल पॉसिबल है, आजकल हमारी जो स्किन है वो ड्राई, आजकल हमारी स्किन डैमेज हो रही है, क्यों? क्योंकि आजकल हम हैंड सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मैं हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर रही हूँ, उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है। तो क्या है कि बेसिकली हम लोगों को पे जब हार्श चीज़ हमारे हाथों वगैरह पे लगती है तो स्किन क्रैक हो जाती है। तो उसी तरह पेशेंट का है कि स्किन क्रैक होगी, रफ होगी और सोर्स बने होंगे, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। हेल्प प्रिवेंट स्किन प्रॉब्लम्स है, ये स्किन प्रॉब्लम से प्रिवेंट करता है, ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने में। कैसे? हमारी स्किन का एक नॉर्मल फ्लोरा है, स्किन के ऊपर जो है वो हमारे अपने स्किन के जो हर एक नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है? हाँ जी बच्चों, ये हमारा जब क्लास में लेक्चर हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है। ये मेरा टॉपिक तो नहीं है तो माइक्रो का, लेकिन मैंने आपको बताया था, मुझे याद है। हाँ जी, काफी लोग आप बैठे हुए थे तब, फ्रंट वाले जो हैं वो सारे बैठे हुए थे। क्या होता है नॉर्मल फ्लोरा? हाँ जी हबीबा, सादिया, आप लोग बैठे हुए थे तब, मुझे याद है। इफ्रा भी थी, आदम, रोनल्ड, सहर। क्या होता है नॉर्मल फ्लोरा? याद करो। अच्छा, हमारी स्किन का जो नॉर्मल फ्लोरा है उस पे नॉर्मली जो है वो स्किन के अपने बैक्टीरियाज बैठे होते हैं, ठीक है, और वो जब तक स्किन के ऊपर है ना वो उस वक्त तक कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अब स्किन के ऊपर वो नॉर्मली प्रेजेंट है, जब हम हाथ धोते हैं नहाते हैं वो स्किन के ऊपर वो प्रेजेंट है, या वॉश हो गए हैं, कोई इतना वो नहीं है, स्किन को बेसिकली वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर हम डर्टी रहेंगे, क्लीन नहीं रहेंगे, और जब क्या कहते हैं, जब कोई कट वगैरह स्किन के ऊपर लगेगा, किसी किस्म की इंजरी होगी, तो वो जो जर्म स्किन के ऊपर रहते हैं बैक्टीरिया, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि वो फिर अपने नॉर्मल फ्लोरा से उठ के ब्लड के अंदर चले जाएंगे, वो जैसे ही ब्लड में जाएंगे तो वो वहां पे इन्फेक्शन करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, हार्म नहीं करते, लेकिन और क्या करते हैं, हार्म करते हैं। और नॉर्मल फ्लोरा जो है वो बॉडी के लिए गुड बैक्टीरिया है, लेकिन ये दोनों काम, दोनों तरफ से उसका काम है, गुड भी है और बैड भी है, और हार्म नहीं पहुंचाते, ये बात नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट बात क्या है वो मुझे बताओ। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या है, हेल्प प्रिवेंट स्किन प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद अच्छा छोड़ दो, तुम लोगों को याद कुछ भी नहीं होता। नहीं, ठीक है, ये कहीं से रटी रटाई नेट वगैरह से उठा के डेफिनेशन बता रहे हो, ठीक है, ये बात ये है डेफिनेशन के वो हार्म नहीं पहुंचाते, लेकिन एक, ये एक हाफ डेफिनेशन है, ठीक है। नहीं, ये हाफ डेफिनेशन है, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन ये नहीं है। ये हार्म नहीं पहुंचाते जब तक अपनी टेरिटरी में है, अपने एरिया में है, जिस जगह का वो नॉर्मल फ्लोरा है वहां पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब अपने इलाके से निकल के किसी और इलाके में जाएगा तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा दूसरे इलाके में। जैसे कि अब नॉर्मली जो हमारा जो है, हमारी गट है, इंटेस्टाइन है, उसके अंदर इकोलाई होता है, ठीक है, लेकिन जब इकोलाई ट्रैवल कर जाता है यूरिथ्रा में तो वो यूटीआई करवाता है, ठीक है।
और अगर वजाइना में चला जाता है तो वहां पे वो इन्फेक्शन करवाता है, ठीक है। इसी तरह मेल में है। तो क्या है कि फिर दूसरी क्या चीज़ है कि इसी तरह हमारे स्किन के ऊपर जैसे स्टेफ ओरियस है, स्टेप्टोकोकस है, स्टेप्टोकोकाई है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हर जगह पे अलग-अलग बैक्टीरियाज हैं। तो वो जिस जगह पे जब तक ठहरे हुए हैं तब तक कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जब वो दूसरी बॉडी पार्ट में जाते हैं, बॉडी एरिया में जाते हैं, तो वो वहाँ पे जाके जो है वो इन्फेक्शन करवाते हैं, दूसरी जगह पे जाके बदमाश बन जाते हैं बेसिकली, आसान लफ्जों में बताऊँ। अब जैसे अक्सर आपने देखा होगा, जैसे रोनाल्ड को पता होगा कि शालामार में कल्चर बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, एटीटी कल्चर करवाते हैं, सीवीपी कल्चर करवाते हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर करवाया जाता है। अब कल्चर में होता क्या है कि बेसिकली हम देखते हैं कि पेशेंट की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बन रही है, तो थ्रोट कल्चर लाजमी करवाया जाता है। तो उस कल्चर में और पेशेंट का फीवर नहीं उतरा तो फिर उसमें पता लग जाता है कि इसके थ्रोट में कौन सा जर्म गया है। एक दफ़ा आईसीयू में मेरे सामने की बात है कि एक आईसीयू का पेशेंट में कि ईटीटी के सैंपल में इकोलाई आया है। इकोलाई स्टूल में जर्म होता है, जो स्टूल्स का बैक्टीरिया, वो पेशेंट की ईटीटी में आया, उसके थ्रोट में आया। तो इमेजिन कर लो कि कितना गंद किया जाता है। तो ये क्या है कि ये हमें पता नहीं होता कि कहाँ से किस तरीके से ट्रैवल करके जर्म जो है वो चले जाते हैं। तो हमने क्या करना है, नहीं सिर्फ स्किन में नहीं होता, हर जगह का अलग अलग है, ठीक है। आपका स्किन का अपना भी है, यही मैंने आपको बताया कि स्किन का अपना नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन क्या है कि बाकी जगहों के अलग अपने अपने भी हैं। तो हर एक का जिस एरिया का जो नॉर्मल फ्लोरा है वो फिर अपने एरिया को प्रोटेक्ट करता है। ये आज आप पढ़ लेना, मेरा ये टॉपिक तो नहीं है, मैं ये आपको पढ़ा भी नहीं सकती, मैं आपको इन शॉर्ट बता सकती हूँ क्योंकि मेरी अपना बहुत ज़्यादा सिलेबस है। लेकिन आपको जो ये पढ़ाता है टीचर, आप उससे हेल्प लेना कि वो आपको अच्छे से गाइड कर दे, ठीक हो गया। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब फोर मेन टाइप्स हम बात की, सबसे पहले कंप्लीट बात है, फिर पार्शियल है, फिर टब है और फिर शावर है। कंप्लीट बेड बात आप किनको देते हो? कंप्लीट बेड बात आपको किनको देनी पड़ती है, किन लोगों को? हाँ जी रोनल्ड, आपदा। जी बच्चों, कंप्लीट बेड बात आप किनको देते हो? और पार्शियल बेड रिडन को, ठीक है। और बेड रिडन किस सिचुएशन में बेड रिडन है वो? हो सकता है वो चल सकता है लेकिन सिर्फ उसके हाथ ही नहीं यूज हो सकते। तो हाथ, उसके सिर्फ हाथों का इशू है लेकिन बाकी वो चल फिर सकता है, बेड रिडन नहीं है। तो क्या वो बात ले सकेगा? क्या वो बेड रिडन में आएगा? हाँ जी रोनल्ड। सहर अनकॉन्शियस और एरिया स्पेसिफिक भी रहना चाहिए। एरिया स्पेसिफिक मीन्स कि जैसे कि अब आप ये देखो कि मैं बाथ की बात कर रही हूँ, बेड बाथ, बाथ देना है, बेड कंप्लीट बेड बाथ देना है, ठीक है। तो आप ये देखो कि बात हम उसको किस रीजन से दे रहे हैं। बात देने में क्या इस्तेमाल होता है? दोनों हाथ, कि वो पेशेंट खुद बात ले सकता है, लेकिन उसके दोनों हाथों का इशू है, तो वो कैसे बात लेगा फिर, है ना। और हाथों पे कुछ उसकी स्पेसिफिक कोई प्रोसीजर्स हुए हुए हैं, बाजुओं पे हुए हैं या अपर एरिया में हुए हैं, ठीक है। बर्न है, ठीक है, सही पहुंचे हो। हाँ फ्रैक्चर है, लेग फ्रैक्चर है, ठीक है, ये सही पहुंचे हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमने सोचना है कि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट अनकॉन्शियस ही नहीं होता, और भी बहुत सारे रीजन होती हैं, ठीक है। हाँ जी हबीबा, कोई पार्टिसिपेट नहीं, ठीक है। तो क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को भी माइंड में रखते होते हैं। अच्छा, ये 3-4 आंसर आपने बिल्कुल ठीक ठीक दिए हैं, बिल्कुल बेस्ट है। फिर इसके बाद क्या है, पार्शियल बेड बाथ आप किनको देते हो? और पार्शियल होता क्या, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। हाँ जी, पार्शियल, पार्शियल बेड बाथ। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब क्या होता है?
बर्न पेशेंट को बात दिया जा सकता है। हाँ, बर्न को आप दे सकते हो, बात डिपेंड करता है कि बर्न है कहाँ से। बर्न कहाँ से है ये चीज़ मैटर करती है ना, कि कहाँ से जला हुआ है। अब ऐसा पेशेंट जो कि जिसका 90 डिग्री बर्न है, तो आप उसको कैसे बात दोगे? ठीक है, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी थी कि हमने किस पेशेंट को कितना हमने बात देना है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कितना वो कितना अगर हम उसको बात देंगे तो उसकी जो वूंड्स है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम उसको इन्फेक्शन नहीं देंगे सेकंड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर आर्म्स का है तो फिर आप बाकी एरिया पे आप बात दे सकते हो। ट्रंक का है, अपर एरिया का है, तो आप लोअर एरिया अच्छे तरीके से वॉश करो। ठीक है, और ड्रेसिंग वगैरह जिस एरिया से होती है उससे हट के एरिया आप थोड़ा सा क्लीन कर सकते हो। अगर फेस बचा हुआ है सिर्फ, बाकी सारी बॉडी बर्न है, तो फिर आप फेस को अच्छे से क्लीन करोगे। अगर हेड बचा हुआ है तो आप हेड वॉशिंग करोगे, तो ये चीज़ें आप करवा सकते हो। पार्शल का मतलब होता है हाफ। ठीक है, हाफ का मतलब है कि जहाँ पे पेशेंट का हाथ नहीं पहुँच सकता वहाँ तक, मैंने आपको लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था कि पार्शल में हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपने हाथ में सोप और स्पंज उसको देके कहेंगे कि आप अच्छे तरीके, आपका जहाँ तक हाथ जाता है आप खुद से क्लीन करने की कोशिश करो। ठीक है, कि जितना आपका दिल करता है कि मैं अपनी चेस्ट पे खुद सोप लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं मुंह पे, या मैं चाहता हूँ, आप पेशेंट की कहते हो चलो मैं आपकी लेग्स वॉश करता हूँ, तो आप अपर एरिया खुद कर लो। पेशेंट अपने खुद ही सोप हाथों पे लगाता है और इस तरह बाजुओं पे, नेक पे खुद लगाता है, जी मैं अपने हाथों से नहा रहा हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील होगा। तो ये क्या है, ये पार्शल में आ जाता है। और आपने क्या करना है कि कुछ जैसे कि फेस करवा दिया, चेस्ट करवा दी, पाँव करवा दिए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये पार्शल बेड बाथ है। इसके अलावा टब है। टब बाथ में क्या है कि पेशेंट जो है वो जैसे जो लोग लाइक करते हैं, और टब बाथ में कुछ लोग जैसे कुछ पेशेंट जो हैं वो हम टेम्परेचर कम करने के लिए भी हम पेशेंट को टब बाथ दे सकते हैं, कि पेशेंट जो है वो जब पानी में थोड़ी देर लेटेगा तो उसके उसके टेम्परेचर थोड़ा अवेपोरेट होएगा और नॉर्मल पे आ जाएगा। और शावर बाथ का क्या है कि जैसे, हाँ, मैं गई ऊपर जनरल वार्ड में और मैंने राउंड करते हुए मैंने देखा कि पेशेंट बड़ा गंदा पड़ा हुआ है, और मैंने उसे कहा कि रोनाल्ड का पेशेंट था, मैंने रोनाल्ड को कहा रोनाल्ड आपका पेशेंट इतना गंदा है, तो चलो जाओ ऐसे पेशेंट को बात दिलवाओ। उसकी ड्रिप जो उसको आईवी फ्लूइड जा रहा था उसे डिस्कनेक्ट किया, पेशेंट को कहा अटेंडेंट को साथ ले जाए और शावर लेके आए। पेशेंट चल सकता था, फीवर के साथ आया हुआ था और गंदा पड़ा हुआ था। ठीक है, ये एक सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा पेशेंट अगर खुद चल के चला गया और उसने जाके शावर ले लिया, तो क्या है कि इसमें कोई बहुत बड़ा कोई डेंजरस काम नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फीवर के साथ या हमारे पास डायरिया के साथ आया हुआ था, या हमारे पास आया हुआ था कि किसी गैस्ट्रो के साथ आया हुआ था, या फिर कह लो कि हमारे पास ऐसे रीज़न के साथ आया हुआ था कि अगर वो बाथ वगैरह ले लेता या वॉशरूम चला जाता तो उसको कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसका बेड रिडन रहना इम्पोर्टेंट नहीं था, या कोई ऐसा सर्जिकल पेशेंट नहीं था कि जिसकी ड्रेसिंग खराब हो जाती, या उसको, या ऐसा एमआई का पेशेंट नहीं था कि उसका वॉशरूम जाना अलाउ नहीं था। तो आप ऐसे पेशेंट को शावर बाथ दे सकते हो, या अगर आप पेशेंट को बाथ शावर देते भी हो तो उसके पास रहो एज अ नर्स, तो आप उसे असिस्ट करवाओ। अब क्या है, ये हम आगे आगे चीज़ें देखेंगे। रूल्स ऑफ बाथ में क्या है कि सबसे पहले आस्क द नर्स और चेक द केयर प्लान टू डिटरमिन व्हाट टाइप ऑफ बाथ द पर्सन शुड हैव। सबसे पहले आप देख लो कि उसको बात देनी कौन सी है, और एज अ नर्स आपने आपकी एक हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने इंकरेज करना है पेशेंट को टू डू एज मच ऑफ द बात एज ही कैन। आपने पेशेंट को कहना है कि मैक्सिमम वो खुद करने की कोशिश करे, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो। एक तो वो मोबिलाइज होगा, उसके बॉडी पार्ट्स यूज होंगे, आर्म्स यूज होंगी, थोड़ा सा अपराइट होगा, अपनी बॉडी को मूव करेगा, तो उसकी मोबिलिटी भी कायम रहेगी। जब उसकी मोबिलिटी रहेगी तो उसको बेड सोर के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि बेड सोर या प्रेशर अल्सर दोनों चीज़ें एक हैं, और ये प्रेशर अल्सर होते कब हैं, जब पेशेंट इमोबिलाइज होता है। ठीक है, जब पेशेंट मूव नहीं करता। अच्छा, मुझे एक बात आई है इम्पोर्टेंट, याद किए आप लोगों ने टेस्ट क्यों नहीं अटेम्प्ट किया अभी तक? सिर्फ एक बच्चे ने किया है, वो भी पता नहीं कौन है, मैंने देखा नहीं है। टेस्ट क्यों नहीं किया आप लोगों ने? मैंने सुबह से टेस्ट भेजा हुआ है। आप ऑनलाइन नहीं रहते हो गूगल क्लास पे? जो लोग ये टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो पेपरों में फेल होंगे 110%। अच्छा, क्या है
कि आपने क्या करना है, नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि आपको पेशेंट को कौन सा बात देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है इनकरेज द पेशेंट टू डू, अब खुद से ना आए दो। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि जब मोबिलाइज होता है तो उससे सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होती है। ऑफर द बेड पेन, आपने पेशेंट को नहलाने से पहले ही बेड पेन दे दो, यूरिनल दे दो, ताकि बेड प्रोसीजर शुरू करते वक्त पेशेंट को यूरिन या स्टूल ना आ जाए, प्रोसीजर जो है वो इंटरप्ट ना हो। फिर उसके बाद है कलेक्ट, मैंने अभी आज एक और टेस्ट अपलोड किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं डेली एक टेस्ट अपलोड करूंगी, आपने ऑनलाइन रहना। फिर उसके बाद है आपने कलेक्ट करना है ऑल द इक्विपमेंट नेसेसरी बिफोर बिगिनिंग द प्रोसीजर, आप सारा कुछ रेडी कर लो। फिर उसके बाद है प्रोटेक्ट द पर्सन प्राइवेसी, क्लोज द डोर्स कर्टन्स एंड कीप द पर्सन कवर्ड विद अ बाथ ब्लैंकेट, आप कर लो, ठीक है। ये रूल्स हैं कि आपने पेशेंट को उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, डोर्स को आपने क्लोज कर देना है, कर्टन आपने बंद कर देने हैं, और पर्सन को कवर करना है बाथ ब्लैंकेट से। फिर उसके बाद है कीप द वाटर एट द सेफ टेम्परेचर, आप जो टेम्परेचर है जो आप पानी का टेम्परेचर है, जो रूम का टेम्परेचर है, वो एक सेफ लेवल पे होना चाहिए। जैसे ही आप पेशेंट को जैसे ही आप पेशेंट को एक्सपोज करते हो तो पेशेंट उसी वक्त ही जो है वो टेम्परेचर अपना लूज ना करे और उसे बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। रोनाल्ड, आपको तो बहुत जल्दी याद आ गया कि आपके पास गूगल क्लासरूम का कोड नहीं है। 4 महीने आज आपको हो गए हुए हैं। अब रोनाल्ड अब आप ज्वाइन नहीं करोगे, कोई इसको ग्रुप नहीं देगा, ठीक है। इतने लेक्चर्स और इतनी चीजें आ रही हैं और आपको अभी तक पता ही नहीं है आपने कहाँ पे इतना टाइम गुजारा। अब आपको याद आ रहा है कि मेरे पास गूगल क्लास का है ही नहीं है। इतनी देर से बाकी लोग टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, तो तब आप बेहोश बैठे हुए थे, तब आपको होश नहीं थी। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको कोई भी कोड नहीं देगा, और तुम्हें मैं ऐड भी नहीं करूंगी गूगल क्लास में। अब जो तुम्हारा ये नॉन सीरियस बिहेव है ना, तुम इसी तरह से रहो और पेपर में फेल हो, अच्छी बात है। इसके अलावा आपने यूज करना है गुड बॉडी मैकेनिक्स। अगर पेशेंट जो है वो चाहे मेल है या फीमेल है, अगर ऑपोजिट सेक्स है, आप उसको बात देने लगे हो तो अगर आप पेशेंट को बात देने लगे हो तो आपका जो बॉडी टच है, जो आपने पेशेंट को टच करना है, उससे रिलेटेड पेशेंट जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि पेशेंट अपने आप को सेफ हाथों में फील करे। तो आपने जो बॉडी मूवमेंट, आपने अपने हैंड्स की जो मूवमेंट करनी है वो भी इस तरह से होनी चाहिए कि पेशेंट डिसरिस्पेक्ट भी ना हो और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल भी फील करे, और वो प्रोसीजर करने में, नहाने में या बात लेने में आपके साथ असिस्ट करवाए, कोऑपरेट करे। तो अगर आप पेशेंट के साथ अच्छे से डील करोगे तो ही ऐसा पॉसिबल होगा। फिर उसके बाद है यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एज नीडेड, आपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को आपने यूज करना है, प्रोटेक्ट करना है पर्सन को फ्रॉम फॉलिंग, पेशेंट को आपने गिरने नहीं देना। ये ना हो कि आप कमर धोने में मसरूफ हो, पेशेंट को साइड पे करके और अपनी जोर लगा लगा के कमर धो रहे हो, पेशेंट की कमर वॉश कर रहे हो, पता लगे पेशेंट आगे गिर गया। तो इस तरह से नहीं करना, आपने साइड रेल्स ऊंची करनी है, और पेशेंट को जब करवट पे करवाओगे तो एक पर्सन को जो है वो सामने खड़ा रखना है, जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट के हाथ को पकड़ के रखे, और अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो साइड रेल ऊंची करके जब पेशेंट को करवट दिलवाओगे तो पेशेंट को कहना है कि ये साइड रेल को पकड़ के रखो। फिर उसके बाद है वॉश फ्रॉम द क्लीनेस्ट एरिया टू डर्टीएस्ट एरिया, कभी भी आपने डर्टीएस्ट एरिया क्लीन करके नीट एरिया पे नहीं आना। आपने सबसे पहले जब आप बात दोगे तो जो क्लीनेस्ट एरिया है आपने वहां से स्टार्ट करना है, जैसे कि हमारी आईज हैं, फेस है, नेक है। फिर उसके बाद आपने आगे आगे ऐसा मूव करना है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने रिंस ऑल एरियाज थोरोली, ठीक है। आपने तमाम एरिया जो है उसको थोरोली रिंस करना है अच्छे से, ये ना हो कि सोप लगा रहे और आपको पता ही ना हो। फिर उसके बाद आपने पेट स्किन ड्राई करनी है, ठीक है। डू नॉट रब द स्किन, आपने ये नहीं कि टॉवल लेके ऐसे ऐसे रगड़ना है, नहीं, आपने टॉवल रखना है और इस तरीके से अच्छे से ड्राई करना है पेशेंट की स्किन को। फिर क्या है कि आपने ड्राई करना है अंडर ब्रेस्ट, बिटवीन स्किन पोर्स एंड बिटवीन टोज, जहाँ जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, पानी रह जाता है, उन जगहों से स्किन पोर्स जहाँ जहाँ है, जैसे कि अंडर द ब्रेस्ट है, और एक्सला है, थाइज है, लेग्स हैं,
और इसके अलावा टोज हैं, जो पाम की फिंगर्स हैं, वहाँ से आपने अच्छे से क्लीन करना है। फिर उसके बाद बात देना है स्किन को, वेन एवर यूरन और फिशेज जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है, आपने अच्छे से क्लीन करना है। फिर उसके बाद है मे का मिट, आपने मिट बनाना है विद द वॉश क्लॉथ। अब जब आप बात देने लगे हो तो अपने आपने इक्विपमेंट्स अपने ऑपरेटर्स रेडी रखने हैं। तो उसके लिए जो बात देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो ये वॉश क्लॉथ है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक छोटे वाला जो हैंड टावल होता है, इसको हम हाथ के ऊपर एक साइड से इस तरह से लपेट लेते हैं, और जो फिर उसकी लेंथ में बनता है उसको हम अपने हाथ के ऊपर फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक मिट बना हुआ है। एक मिनट रुको। हेलो, हाँ जी, जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, 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 लेक्चर में, हाँ, लेक्चर हुआ। क्यों, क्या हुआ? हम्म, 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 हाँ, हाँ, ठीक है। मैं आपको करती हूँ, लेक्चर कर रहा हूँ, मैसेज कर लो आप। मिट बनाना है वो किस तरह से बनेगा ये मैंने आपको बता दिया कि इसको आपने हाथ के ऊपर रोल कर लेना, ठीक है। तो जब आप हाथ पे रोल करोगे इसको, जब आप इस तरह से रोल करोगे तो फिर लेंथ में जो पार्ट बच जाएगा उसको आपने हाथ पे इस तरह से फोल्ड करके और अपने थंब के साथ आपने इस तरीके से, ये थंब है, इस तरह से होल्ड कर लेना। तो इस तरह क्या हुआ कि हाथ के ऊपर आपके एक कंप्लीट स्पंज आ जाएगा। और इसके लिए हम वॉश क्लॉथ इसलिए यूज़ करते हैं कि ये जो वॉश वॉश क्लॉथ है ये बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट टच होता है, और ये पेशेंट को रब करने में और लेदर बनाने में, फॉर्म बनाने में हमारी हेल्प करता है। बहुत अच्छे से हम इसको इससे क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, कंप्लीट बेड बाथ। क्या है कंप्लीट बेड बाथ? इज गिवन टू द पेशेंट्स हु आर नॉट एबल टू बाथ देमसेल्व्स, जो कि खुद नहीं ले सकते। कौन कौन से, ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था। अनकॉन्शियस, पैरालाइज्ड, ठीक है, इन अ कास्ट, कास्ट में है या ट्रैक्शन में है, यानी कि पीओपी वगैरह लगा हुआ है, वीक फ्रॉम इलनेस और सर्जरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाइन है, इसको याद रखना, ठीक है। क्या है कि जिनको कास्ट लगी होती है या ट्रैक्शन है, वीक होते हैं इलनेस की वजह से, और दूसरा क्या है, पैरालाइज्ड है या अनकॉन्शियस है, ठीक है। प्रोसीजर इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लेस एवरीथिंग यू नीड ऑन द ओवर बेड टेबल, ठीक है। बिफोर बिगनिंग द प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले सारे इक्विपमेंट्स रेडी करना जरूरी है, आपके पास पड़े होना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि बाद में आपको ये ना पेशेंट को एक्सपोज कर दो तो भाग भाग के आपको चीज़ें लेने के लिए जाना पड़े। फिर उसके बाद आपने रेज कर देना है बेड को टू अ कंफर्टेबल हाइट है। फिर उसके बाद आपने रेज करना है रेल्स को, रेल्स ऑन द फार साइड ऑफ द बेड। आपने बेड की साइड रेल्स को आपने ऊंचा कर देना है, ताकि जब आप पेशेंट को बाथ दिलवा रहे हो तो आपको कोई फॉल का रिस्क ना हो। आपने वॉश करना है वन पार्ट को बॉडी के एट अ टाइम। फिर उसके बाद आप वॉश करना है, रिंस करना है और ड्राई करना है ईच पार्ट को, और देन कवर इट विद द बाथ ब्लैंकेट। आप फौरन ही बाथ ब्लैंकेट से उसको कवर कर दो, चेंज कर दो। चेंज करना है बॉटल को इन बेसन व्हेनेवर इट बिकम्स सोपी, डर्टी और कूल, दोनों सिचुएशन में आपने उसको चेंज करते रहना है जो आपके टब के अंदर पानी है, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है कि आपने कीप द सोप इन द सोप डिश बिटवीन द लैदरिंग। फिर उसके बाद आप वॉश फ्रॉम द क्लीनेस्ट टू डर्टीएस्ट एरिया। ये कंप्लीट बेड बात का है, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि क्या है कि क्लीनेस्ट एरिया उन्होंने क्या डिसाइड किया है, फेस से, ठीक है, आईज से। सबसे पहले आईज को क्लीन किया। आईज को भी कैसे किया, वॉश द आईज फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम द इनसाइड कॉर्नर टू आउटसाइड है, यूजिंग अ डिफरेंट एरिया ऑफ द क्लॉथ फॉर ईच आई, ठीक है। कि आपने सबसे पहले क्लीनेस्ट एरिया आपने लेना, सबसे पहले सबसे क्लीन एरिया को क्लीन करोगे। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने जो
जब आपके हाथ पे जो वॉश क्लॉथ है, जब आपने उसकी एक साइड से आई को क्लीन किया तो फिर उसकी ऑपोजिट साइड को यूज करोगे उसको फिर से क्लीन करने में, ठीक है। तो दूसरे में क्या है कि फिर आप उसके फेस और नेक और जो है वो साथ ही ईयर्स वगैरह क्लीन करके आपने आपने गाउन को रिमूव करना है और आर्म्स को आपने क्लीन करना है, और एक टाइम में आपने एक ही आर्म को क्लीन करना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब आप आर्म क्लीन करोगे तो आपने एक साइड को क्लीन किया, ड्राई किया, और फिर उसके बाद दूसरे पे आ गए। एक टाइम में आपने बॉडी के एक ही एरिया को एक्सपोज करना है, पूरी बॉडी को एक्सपोज नहीं करना। दूसरे पे क्या है, आपने प्लेस करना है, आपने टॉवल रखना है ओवर द पेशेंट चेस्ट एंड लिफ्ट द कॉर्नर एज यू वॉश द चेस्ट है। फिर उसके बाद रिपीट फॉर द एब्डोमेन। जब आप पेशेंट की चेस्ट को क्लीन करने लगे हो तो आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट की चेस्ट के ऊपर टॉवल रखना है और चेस्ट को अच्छे से क्लीन करना है। जब आप चेस्ट को अच्छे से क्लीन कर लोगे, आपने अपने बेडशीट को साइड से कॉर्नर से थोड़ा सा लिफ्ट करना है और पूरा एक्सपोज किए बगैर अंदर ही हाथ डाल के आप क्लीन कर लो, ठीक है। और अगर आप ऐसे करोगे कि पूरा एक्सपोज कर दोगे तो पेशेंट भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि अगर पेशेंट कॉन्शियस और चाहता है कि मैं खुद से अपने हाथों से क्लीन करूँ तो आप टॉवल पेशेंट को दे दो, पेशेंट खुद से अपनी चेस्ट को क्लीन कर लें। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने वॉश और ड्राई करना है वन लेग को एट अ टाइम। एक टाइम में आपने एक ही लेग को करना है, चेंज करना है वाटर को एट दिस टाइम। जब आप लेग्स पे आ रहे हो तो आपने वाटर को चेंज कर लेना है, ठीक है। और अगर आप पहले ही कर चुके हो अपर एरिया क्लीन करने के बाद, लेग पे आने से पहले ही क्लीन कर लिया है, पानी चेंज कर लिया है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपने वॉश करना है बैक को और बटेक्स को करना है, और बैक रब जो है मे बी गिवन एट दिस टाइम। और जब आप पेशेंट को बाथ दे रहे, जब आप बैक पे आ गए हो लेग्स वगैरह क्लीन करने के बाद, तो आपने बैक क्लीन करने के बाद सबसे लास्ट में आपने बटेक्स करना है, और फिर आपने और जब पेशेंट को करवट दिलवाई होगी साथ ही आपने बैक रब भी उसका मसाज भी कर देना है, ठीक है। बैक रब क्या होता है वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ। पार्शियल बात क्या है, इन्वॉल्व वॉशिंग द एरिया ऑफ द बॉडी दैट कॉज डिस्कम्फर्ट एंड अ डोर एंड नीड डेली क्लीनिंग है। द एरिया दैट आर वॉश्ड इन अ partial bath are the face, hands, axilla, back and the perineal area है। या partial bath refer to the bathing the area that the patient कैन नॉट रीच व्हेन ही इज बाथिंग हिमसेल्फ इन बेड। जब उसका ऐसी जगहों पे जहाँ उसका हाथ नहीं पहुंच सकता उस एरिया को हम क्लीन करेंगे तो वो पार्शियल कहलाएगा। टब बाथ में क्या है, ये क्या है, बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न टब बाथ आर नॉट फ्रिक्वेंटली गिवन इन मोस्ट नर्सिंग होम्स। सेफ्टी मेजर्स क्या है, ज़्यादातर हम टब बाथ में टब बाथ हम बहुत रेयर ही करवाते हैं, स्पेशली इस वजह से कि पेशेंट को सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, और दूसरा पेशेंट रिस्क भी होता है कि वो ड्रॉन ना हो जाए, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स इसके लिए क्या लेने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर लीव अ पेशेंट अलोन इन द टब। आपने पेशेंट को टब में अलोन नहीं छोड़ना। फिर उसके बाद है आप बाथ शुड नॉट लॉन्गर देन 20 मिनट्स नहीं होनी चाहिए। प्लेस अ टॉवल ऑन द बॉटम ऑफ द टब, बॉटम ऑफ द टब रखना है टू प्रिवेंट स्लीपिंग, ठीक है। बात जो है वो सबसे पहले आपने पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना टब में। दूसरे में आपने 20 मिनट से ज़्यादा पेशेंट को टब के अंदर लेटे नहीं देना। तीसरा आपने क्या करना है, आपने टॉवल रखना है बॉटम पे, जो टब से बाहर निकलने का जो एरिया है वहाँ पे आप टॉवल रखो ताकि जब पेशेंट बेड से जब टब से बाहर आता है तो स्लिप ना हो। आपने एडजस्ट करना है वाटर टेम्परेचर को 105 डिग्री पे। फिर उसके बाद आपने ड्रेन करना है टब को बिफोर द पर्सन गेट आउट। पेशेंट के बाहर निकलने से पहले ही पानी को ड्रेन कर लें। अगर पेशेंट जो है वो टब से निकलने की कोशिश करेगा तो क्योंकि वो पेशेंट है वो वीक है और पेशेंट जो है वो लेथार्जिक है तो पेशेंट के स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सेफ्टी मेजर्स में ये है कि सबसे पहले पानी उसमें से ड्रेन कर लो। फिर उसके बाद है क्लीन द टब बिफोर एंड आफ्टर द यूज़। पेशेंट जब भी यूज़ करेगा तो आपने क्लीनिंग को लाजमी करना है। शावर में क्या है कि नेवर लीव द पेशेंट अलोन ऑन द शावर चेयर और इन द शावर रूम। एडजस्ट द वाटर टेम्परेचर बिफोर यू प्लेस द पर्सन इन द शावर। फिर उसके बाद क्लीन द शावर बिफोर एंड आफ्टर यूज। ग्लव्स में बी वॉर्न व्हाइल बाथिंग अ पेशेंट इफ डिजायर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, resident will not need to be transferred from the wheelchair to the shower chair. Be sure to look both chairs before transferring. Remember, shower floors can be slippery. Always have non-skid footwear on the resident before
स्टैंडिंग फॉर ट्रांसफर। अब आपको समझ आ गई है इस सारे की, मैंने क्या कहा है कि रेजिडेंट का मतलब है पेशेंट। जब आप पेशेंट को रेजिडेंट विल नीडेड टू बी ट्रांसफर्ड, पेशेंट को आम व्हील चेयर से शावर चेयर पे मूव करने की ज़रूरत होती है, हमने उसे मूव करना ही करना है। लेकिन आपने क्या करना है कि आप दोनों चेयर्स को देख लो, बहुत अच्छे से लॉक कर लो। दूसरा क्या है कि आप ये हमेशा एक बात माइंड में रखनी है कि जो शावरिंग एरिया है वो वाला एरिया हमेशा स्लिपरी होता है। जब पेशेंट को आप मूव करोगे दूसरी चेयर पे तो आपने केयरफुली देखना है कि पेशेंट स्लिप ना हो जाए। आपने नॉन स्किड उसको फुटवेयर पहनाने हैं, ऐसे स्लीपर पहनाने हैं जिनकी फ्रिक्शन हो और वो स्लिप ना हो। जब पेशेंट को आपने शैम्पू करना है, द हेयर इज यूजली शैम्पू ड्यूरिंग द रेजिडेंट शावर, जब आप दे रहे हो तभी आप उसको क्लीन कर लो। फिर क्या है, पुट अ वॉश क्लॉथ ओवर द पेशेंट्स हेड, आप पेशेंट के सर के ऊपर जो है वो वॉश क्लॉथ रखो, आइज पे सॉरी पेशेंट्स आइज आप वॉश क्लॉथ रखो, या फिर जो है वो टिश्यू वगैरह या इस तरह से कुछ रखो जो कि उसकी आंखों में सोप ना जाए, पानी ना जाए। वॉश क्लॉथ सबसे बेस्ट रहता है। फिर उसके बाद रिटर्न द मेडिकेटेड शैम्पू टू द नर्स। फिर उसके बाद है टिप द पर्सन हेड बैक टू प्रिवेंट द शैम्पू फ्रॉम रनिंग टू इन द आईज, आपने जो है वो इस तरह से डाउनवर्ड रखना है और पर्सन का जो हेड बैक है इस तरह से आपने रखना है बिल्कुल एंड पे बेड के पानी जो है वो आंखों में ना जाए बल्कि नीचे की तरफ ड्रेन हो, जैसे कि इन्होंने ये ड्रेन इसके साथ रखा हुआ है। दूसरा, आ शैम्पू ट्रे कैन बी यूज टू शैम्पू द हेयर ऑफ अ बेड बाउंड पेशेंट। आप ये देख सकते हो शैम्पू ट्रे किस तरह का बना हुआ है, हेड उसके अंदर फिक्स आ गया है। जैसे हम सर पे पानी डालेंगे तो पानी इस ड्रेन के जरिए जो है वो बकेट के अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कि असिस्ट कराना है हमने ड्रेसिंग में और अनड्रेस में, तो वो हम किस तरीके से करवाएंगे। अच्छा, पेशेंट को आपने ड्रेसिंग में असिस्ट करवाना है, वो क्या है, जो हॉस्पिटल पेशेंट होता है उन्होंने हॉस्पिटल गाउन पहनना होता है या वो अपने नाइट क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। इन अ नर्सिंग होम रेजिडेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द स्टेट टू बी ड्रेस्ड इन स्ट्रीट क्लोथ्स ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो क्या है कि उन्होंने अपने मर्जी के ही पेशेंट अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे कि हमारे जो प्राइवेट रूम्स हैं या नर्सिंग होम्स बने हुए हैं उनमें लोग अपने घर के कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे आईसीयूज हैं, तो हम ये चाहते हैं कि पेशेंट जो है वो हमारे जो हम हमारी जो सेटअप्स होते हैं उनमें हम चाहते हैं कि पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के क्लोथ्स पहने। इफ द रेजिडेंट कैन नॉट असिस्ट इट इज़ द इजियर एंड सेफर टू ड्रेस द रेजिडेंट वाइल शी इज स्टिल इन बेड, ठीक है। तो अगर पेशेंट आपके साथ हेल्प नहीं करवाता तो आपने खुद ही पेशेंट की ड्रेसिंग जो है वो ड्रेस को चेंज करवाना है। गाइडलाइंस क्या है ड्रेसिंग की और अनड्रेसिंग की। सबसे पहले आपने प्रोवाइड करनी है प्राइवेसी, डू नॉट एक्सपोज द पर्सन, ठीक है। पेशेंट की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को फुली एक्सपोज नहीं करना, इनकरेज करना है पर्सन को टू डू एज मच एज पॉसिबल, पेशेंट को कहो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने लिए खुद करने की कोशिश करे। अलाउ द पर्सन टू चूज व्हाट टू वेयर, ठीक है। अगर आपने 3-4 उसके पास अगर आपके पास पेशेंट के अपने ड्रेसेस हैं या आपका हॉस्पिटल सेटअप ऐसा है कि पेशेंट के लिए 3-4 कलर्स अवेलेबल हैं तो आप पेशेंट से चूज करवा सकते हो कि वो पिंक पहनेगा, ब्लू पहनेगा या वाइट पहनेगा या सी ग्रीन, जो भी पेशेंट पहनना चाहे वो पहन सकता है। या पेशेंट के घर से कपड़े आने हैं तो आप पूछ सकते हैं कि मैं आपके घर से कपड़े मंगवा रहा हूँ, आप किस में कंफर्टेबल रहते हैं मुझे बताएं, मैं आपके लिए वही मंगवाती हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने उनसे बात करनी है, इससे पेशेंट जो है वो अपने आप में कंफर्टेबल भी फील करता है और पेशेंट जो है वो ईजी भी रहता है। और जब अपनी चॉइस के कपड़े अब जैसे मेल है उसको पिंक हम गाउन पहनाते हैं तो वो कैसा फील करेगा। फीमेल है तो वो ब्लू नहीं लाइक करते, वो पिंक पहनना चाहती हैं या कोई और कलर पहनना चाहती हैं, तो हम उन्हें उसी तरह से कोई सोबर कलर पहना। फिर उसके बाद है encourage allow the person to choose हो गया। फिर उसके बाद है remove clothing from the strongest area, strong और good side first, आपने जो good area है सबसे पहले वहां से आपने clothes remove करने हैं। फिर उसके बाद put clothing on the weak side first, जैसे कि अगर राइट साइड का फ्रैक्चर है पेशेंट को तो आपने जब क्लोथ्स आप रिमूव कर रहे हो तो आपने जब रिमूव करोगे तो आपने गुड साइड जो है वहां से रिमूव करना है पहले। अगर राइट साइड का फ्रैक्चर हो तो आप लेफ्ट साइड से रिमूव करोगे, जब पहनाओगे तो आप पहले लेफ्ट साइड से पहना राइट साइड से पहनाओगे और लेफ्ट पे एंड में पहनाओगे, ठीक है। रिमूव करते हुए गुड साइड और पहनाते हुए वीक साइड, ठीक है। फिर उसके बाद है टोज एंड पोज में क्या है, टेक ऑफ स्ट्रॉन्ग, रिमूव करो स्ट्रॉन्ग साइड से, पो क्या है पुट ऑन वीक,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ये वाली टर्म्स का। A person may have to be turned from side to side as you put on or remove their pants. पेशेंट को एक साइड से आप ट्राउजर को नीचे करो, डाउनवर्ड करो, जैसे कि राइट साइड पे एक साइड से आप डाउन डाउन करो, फिर पेशेंट की करवट दिलवाओ, फिर लेफ्ट साइड से कर दो, फिर ट्राउजर को रिमूव कर दो। आपने इस तरीके से चेंज करवाना है। अगर आप पेशेंट जो है वो आईवी के साथ है, पेशेंट को आईवी लाइन लगी हुई है, ड्रिप जा रही है, आइनोट्रॉप्स जा रहे हैं, टीपीएन जा रहा है, ऐसी मेडिसिन जा रही है जिसे हम स्टॉप नहीं कर सकते, तो उसके साथ जब आपने ड्रेसअप करना है तो वो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपने क्या करना है, गाउन जो है वो फर्स्ट रिमूव फ्रॉम द गुड आर्म, जहाँ पे आईवी लाइन नहीं लगी हुई सबसे पहले आप वहां से रिमूव कर लो। फिर उसके बाद इट इज देन स्लिप्ड ओवर द आईवी साइड, आप आईवी साइड से आराम से निकाल लो। ठीक है, फिर उसके बाद एंड ट्यूबिंग टू द बैग, और फिर साथ ही बैग और ट्यूबिंग को रिमूव कर लो। फिर उसके बाद द बैग इज पास थ्रू द स्लीव्स, फिर उसके बाद द क्लीन गाउन इज पास्ड ओवर द आईवी बैग। ठीक है, डू नॉट लोअर द बैग बिलो द लेवल ऑफ द आईवी साइड, आपने बहुत ज्यादा डाउनवर्ड नहीं करना, आपने इसको ऊंचा ही रखना है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट पिक्चर में देख लो कि उन्होंने जो हेल्दी आर्म है, जो अपर वाली दोनों है, क्या किया, सबसे पहले हेल्दी आर्म से रिमूव किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि जो आईवी लाइन वाली बाजू थी आहिस्ता आहिस्ता उसमें से रिमूव की, जब हाथ बाहर निकल आया तो क्या किया कि ऊपर जो बैग हैंग था उसमें से भी उसने आराम से उस जो ड्रिप लगी थी उसको रिमूव कर लिया। अब जब उसने वापस पहनानी है, जब उसने कमीज वापस शर्ट उसको पहनानी है, तो उसने क्या किया है कि उसने सबसे पहले क्लीन गाउन के अंदर से उसने जो आईवी ड्रिप है सबसे पहले उसको पास किया। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया कि बाजू में से अपना हाथ डाला और ड्रिप को पास किया और ऊपर हैंग कर दिया, और उसी तरह ट्यूबिंग गुजारी, और ऐसे ट्यूबिंग है और उसको गुजारा, और हाथ पे आईवी लाइन लगी है, तो लास्ट में उसने बाजू पे से इस तरीके से गाउन को पहना दिया, और फिर दूसरा वाला हाथ हेल्दी साइड पे पहना दिया। तो ये तरीका होगा इसका। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, समझ आइए आपको? कोई ऐसी बात आज के लेक्चर में जो ना समझ आई हो, या आपको कुछ पता है तो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? ये आवाज ही कटी जा रही है अभी तक। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, सबको समझ आ गई लेक्चर की? कोई प्रॉब्लम? इसमें से आपका पेपर है बहुत ज्यादा, इसको ध्यान से आपने करना है। चलो ठीक है, आप लोग फिर अपनी तैयारी करो एग्जाम की। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।